राजनीति एक दो दिन का खेल नहीं होता है। आज अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसका असर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी देखने को मिलता है। क्या कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है? क्या है जिसकी चर्चा G7 में जयशंकर ने की और उसके बाद कान खड़े हो गए तुर्की के। ओह अच्छा, तो ये प्लान है। तुर्की भागा भागा पाकिस्तान के पास पहुंचा। क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में? बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था, रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले क्या किया था? बहुत ज्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया था। ताबड़तोड़ सोना खरीदना शुरू कर दिया था। सोना खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया। रूस के बाद चाइना ने भी शुरू कर दिया। चाइना ने भी सोना खरीदना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। आपको बता दूं, रूस के पास सोने की कोई कमी नहीं है। दुनिया के टॉप के लिस्ट में रूस आता है, अमेरिका आता है, जिनके पास सोने का भंडार है। फिर भी रूस सोना खरीद रहा था। क्यों खरीद रहा था? रूस खरीद रहा था बुरे वक्त के लिए, क्योंकि सोना एक ऐसा चीज है जो बुरे वक्त पर इस्तेमाल होता है और रूस ने अब उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। रूस के सेंट्रल बैंक ने जनवरी में 3000 औंस, फरवरी में 2000 औंस, इसका मतलब है सिर्फ 2 महीने में 14 टन सोना बेचा। ये साल 2002 के बाद किसी भी 2 महीने की अवधि में हुई सबसे बड़ी बिक्री है। ये रूस के सोने के मैनेजमेंट के तरीके में बड़ा बदलाव भी दिख रहा है और साथ में ये भी दिख रहा है कि अब रूस के वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बैंक पर दबाव पड़ना शुरू हो गया है। सोने की असली ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है, बल्कि सीधे बाजार में सेंट्रल बैंक सोने की असली ईंटें बेच रहा है। रूस के पास कितना गोल्ड रिजर्व है? इस बिक्री के कारण रूस के सोने के भंडार घटे हैं, लेकिन फिर भी 7.43 करोड़ औंस है। ये 4 साल में कम है। रूस के पास अभी भी 2000 टन से ज्यादा सोना है। वो दुनिया में सोने का 5वां सबसे बड़ा होल्डर है। जिस तरह रूस बड़ी मात्रा में सोना बेच रहा है, उससे एक संकेत तो जरूर मिल रहा है कि रूस की इकोनॉमी पे अब दबाव पड़ना शुरू हुआ है, या फिर रूस ने अब सोने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि उसे मुश्किलें ना हो। और ये क्यों हो रहा है? सोना बेचने का फैसला इसलिए भी सही लगता है क्योंकि कीमतें तेजी से बढ़ी है। हाल ही में $5000 प्रति औंस के पार पहुंच गई है। इसकी वजह से रूस का कुल अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व भी $809 अरब से ज्यादा हो गया है। फिर भले ही इसमें $300 अरब की संपत्ति पश्चिमी देशों में फ्रीज हो, रूस ने अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको? ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि आप देखो, दूर की प्लानिंग काम आती है। अभी अगर आप देखोगे ना, तुर्की बहुत छटपटाया है और तुर्की को लग रहा है कि ईरान और इजराइल अमेरिका का ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। शुरू में तुर्की को ऐसा लग रहा था कि अगर ईरान में गृह युद्ध फैलेगा और ये मामला जल्दी ही सलटेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। उसने ईरान से लगते अपने बॉर्डर के पास सेना को अलर्ट भी कर दिया था कि भैया मौका मिले तो जितना जमीन दबा सकते हो दबा लेना। वैसे आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही, आधिकारिक तौर पर यह कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा करनी है। जब ऐसे माहौल बनेंगे तो बड़ी संख्या में ईरान के लोग भाग भाग कर घुसेंगे, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि खुला छोड़ दें। इसलिए बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया। लेकिन अभी वही चाहता है कि कितनी जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। वो पाकिस्तान के साथ जाकर मिल रहा है, बैठ के कर रहा है कि किसी भी तरीके से हल निकालो। क्यों हल निकालो? क्योंकि अब धीरे धीरे निकल कर सामने आने लगा है एक प्लान, और ये प्लान जो तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और ये वो प्लान है जिसमें बौखला कर तुर्की ने भारत के अंदर, अर्दोगन ने कहा था कि ये तुर्की बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्दोगन भारत आए हुए थे और तब उनके यहाँ से जाने के बाद स्टेटमेंट आया था कि भारत ने जो किया वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या किया था भारत ने? भारत में G20 की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बाइडेन आए थे, सऊदी अरब के प्रिंस आए थे। बाइडेन, सऊदी अरब के प्रिंस और भारत ने ऐलान किया था, और वो ऐलान था आई मेक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का ऐलान हुआ था। इस कॉरिडोर के ऐलान के बाद जब अर्दोगन यहाँ से गए, चूंकि G20 की बैठक थी तो अर्दोगन भी आए थे। अर्दोगन ने अपने देश पहुँचते ही कहा था ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे,
ये जो हो रहा है। और उसके बाद अर्दोगन ने अपने कॉरिडोर को जो इराक से होता हुआ गुजरता है उसे एक्टिव करने के लिए जी जान लगा दिया, पैसे वैसे लगाने शुरू कर दिए। पर अब कहानी कहां पर आकर अटकी है? अब कहानी देखने को मिल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 मार्च 2026 को घोषणा की है कि पश्चिमी अरब प्रायद्वीप से इजराइल और भूमध्य सागर के बंदरगाहों को ऑयल गैस पाइपलाइन से जोड़ी जाएगी। तुर्की के कई एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इजराइल का असली इरादा सिर्फ ईरान ही नहीं है, बल्कि हॉर्मुज को लेकर जो ईरान कर रहा है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम पार नहीं होने देंगे, आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई महत्व ही न रह जाए और उसके ऊपर निर्भरता खत्म हो जाए। इजराइल इस तरफ बढ़ चुका है और इस इलाके में तेल और गैस के ट्रांसपोर्ट के कंट्रोल को अपने हाथ में ले रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे आईमेक का रूप धीरे धीरे सामने आ रहा है। भारत से फारस की खाड़ी यानी यूएई तक समुद्री कनेक्शन और उत्तरी इलाके में अरब प्रायद्वीप से जॉर्डन इजराइल होते हुए रेलवे नेटवर्क से यूरोप तक। अब इसका दो कौन से देश हैं? एक है चाइना और दूसरा है तुर्की, क्योंकि इस कॉरिडोर का बनने का मतलब है बीआरआई को पूरा चैलेंज और दूसरी तरफ इस कॉरिडोर का बनने का मतलब है यूरोप के लिए तुर्की का महत्व खत्म हो जाना। लेकिन ये तो इजराइल ने ऐलान किया है ना, भारत ने क्या किया है? जब G7 की मीटिंग हो रही थी ना तो भारत से गए थे जयशंकर और G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने कहा कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया में लड़ाई हो रही है, एक सुरक्षित सप्लाई चेन बनना बहुत जरूरी है, एक ऐसा मजबूत व्यापारिक मार्ग जिस पर इस तरह की रोक रुकावट न हो। फिर जयशंकर ने कहा यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट है, यूके के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हम सब मिलकर आईमेक को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच में उत्साह है, ऐसे में हमें मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तुर्की के अंदर छटपटाहट क्यों है, क्यों चाहता है इस युद्ध को खत्म कर दो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला छोड़ दो ताकि ये कॉरिडोर का नाम ना आए। अभी अगर ये कॉरिडोर बनके तैयार हो जाए ना तो समझ लीजिए कि लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प ढूंढ ही रहे हैं। तुरंत से ये कॉरिडोर चालू भी हो जाएगा, कमाई का जरिया भी बन जाएगा और साथ ही साथ ये कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा। अब आप सोचेंगे सुरक्षित कैसे? तो सुरक्षित ऐसे क्योंकि ये कॉरिडोर बीचों बीच निकल रहा है और जहाँ जहाँ इजराइल को लग रहा है टेंशन हो सकता है वहाँ वहाँ इजराइल और भारत अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।